Hello दोस्तों, welcome to my channel Prefinity. Today I am going to discuss climate change chapter 4, and in this chapter also I will add some one more chapter also. Then last chapter will be about that proto, uh, protocols and conventions. तो दो पार्ट और होगा, तो टोटल 5 पार्ट में कवर हो जाएगा. ओके, होल एनवायरनमेंट, और उसको लास्ट में मर्ज करके वन वीडियो भी डाल दूंगा मैं. सो डोंट वरी. बट ये पार्ट्स में बनाने का लॉजिक ये है गाइस कि making a video in one go is very difficult for me also because I have so much work also. So I try to do as much as possible for you guys. In return, guys, I want you guys to subscribe to my channel as much as possible. Subscription करवाइए, अपने दोस्तों से करवाइए, फ्रेंड्स से करवाइए, फैमिली से करवाइए, जिससे आप करवा सकते हैं उससे सब्सक्रिप्शन करवाइए. ओके गाइस, इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट ओनली. सो लेट्स स्टार्ट आवर lecture. So first question is about global warming. So let's see कि कैसे क्वेश्चंस होते हैं and how this will go. Okay, climate change is very important chapter because you know सारे क्वेश्चन आजकल सब कुछ environment से related, सब कुछ everything is going on climate change only. तो इसके जो options हैं ये they are I think not ऐसे ही हैं. Okay, so guys, global warming is a cause of climate change. हाँ, ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन डिप्लीशन विल कॉज ग्लोबल वार्मिंग. ओजोन डिप्लीशन से क्या ग्लोबल वार्मिंग होगा? अब देखो, ये कहना मुश्किल है, होगा नहीं होगा क्या होगा, बट इतना तो हम कह ही सकते हैं गाइस कि ओजोन डिप्लीशन, मतलब दोनों स्टेटमेंट सही है. मतलब ओजोन डिप्लीशन से ग्लोबल वार्मिंग होगा, इसका लॉजिक कैसे साफ सोच सकते हैं? सोचो कि ओजोन है, ओजोन में होल हो गया तो मोर हीट आएगी, मोर हीट आएगी, तो मोर हीट आएगी तो टेम्परेचर बढ़ेगा, तो कह सकते हैं ग्लोबल वार्मिंग हो जाएगा. मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि 100% होगा, बट आप ये भी डिनाई नहीं कर सकते कि ग्लोबल वार्मिंग ओजोन डिप्लीशन से नहीं होगा. देन ग्लोबल वार्मिंग इज ए कॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज, ये तो पहला स्टेटमेंट 100% सही है, बट क्या दोनों आपस में रिलेटेड है? दैट इज द पॉइंट ऑफ डिस्कशन हेयर. और ऑफिशियल जो यूपीएससी ने आंसर दिया है वो आपको देखना पड़ेगा, यूपीएससी ने क्या आंसर दिया है. तो यूपीएससी का जो आंसर था इसमें, आई थिंक यूपीएससी हैज गिवन आंसर एज ए. both the statements are correct and statement 2 explains, but as per me my answer B होना चाहिए guys. okay, मतलब मेरी अंडरस्टैंडिंग भी है ये, तो मैं भी इस इन्वायरमेंट सब्जेक्ट को बहुत अच्छे से समझता हूँ. नहीं, ऑफिशियल आंसर इज बी ओनली, आई वाज मिस्टेकन. सो देखो, मैं आपको सही ज्ञान दूंगा, हो सकता है मैं पढ़ने में गलत कर दिया हो. आंसर इज बी, ऑफिशियल आंसर इज बी. ग्लोबल वार्मिंग अलग चीज है, ओजोन डिप्लीशन अलग चीज है. ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग क्लाइमेट चेंज से होता है, ऑब्वियस सी बात है. क्लाइमेट चेंज का मतलब क्या है? लॉन्ग टर्म. क्लाइमेट चेंज का मतलब है लॉन्ग टर्म चेंज इन प्रॉपर्टीज of climate, long term change in properties like temperature, pressure, and ozone depletion will cause global warming definitely. तो आंसर इज बी. ओके, इंक्रीज क्लाउड कवर, देखो ये एक बहुत ही ज्यादा, मतलब मैं ये कहूंगा अच्छा क्वेश्चन है. और वन सेकेंड गाइस, ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है सेकंड क्वेश्चन, बिकॉज इसमें मेरे को पहले कुछ और लगा था, बट नाउ आई गॉट कि मैं क्या गलत सोच रहा था. मैं भी इस क्वेश्चन में गलत सोच रहा था. कह रहा है इंक्रीज क्लाउड कवर विल लीड टू वार्मर विंटर्स ड्यू टू क्लाउड्स रिफ्लेक्टिंग मोर इंटेंस. देखो, क्लाउड कवर है, ठीक है, ये अर्थ की सरफेस है, तो अर्थ पे जो सोलर रेडिएशन आएगी वो रिफ्लेक्ट होगी. रिफ्लेक्ट होगी तो क्लाउड से टकरा के फिर रिफ्लेक्ट होगी, तो हीट ट्रैप होगी, हीट ट्रैप होगी. ठीक है, क्लाउड्स की एल्बेडो बहुत ज्यादा होता है, ये एक दूसरा लॉजिक है. एल्बेडो अभी पढ़ेंगे हम, एल्बेडो नहीं तो आप जान लो, एल्बेडो मतलब जो रिफ्लेक्शन होता है, रिफ्लेक्ट बैक, जो सन रेडिएशन आ रही है वो कितनी रिफ्लेक्ट हो जाती है, दैट इज एल्बेडो. सो इंक्रीज्ड क्लाउड कवर विल लीड टू वार्मर विंटर्स, ये स्टेटमेंट गलत है. इसके हिसाब से तो गाइस सही होना चाहिए, बट क्या हो रहा है कि जब सोलर रेडिएशन आएंगी तो वो रिफ्लेक्ट बैक भी हो जाएंगी, यहीं से अंदर गिरेगी ही नहीं. सो एल्बेडो ज्यादा है तो यहीं से गिरी जाएगी, तो क्या होगा
हीट विल नॉट गो इन, हीट विल नॉट कम इन, एंड वो डायरेक्ट बाहर निकल गई, सो टेम्परेचर क्या हो जाएगा, घट जाएगा। पहले मैंने सोचा था ग्राउंड से रिफ्लेक्शन, हाँ ये प्रोसेस भी होगा ये वाला, बट ये मोर होगा ऊपर से ही, तो इसलिए क्योंकि एल्बेडो ऊपर ज्यादा होता है, तो इसलिए जब ये चला जाएगा तो व्हाट विल हैपन, इट विल रिड्यूस टेम्परेचर इनसाइड द क्लाउड, दिस इज क्लाउड। ओके गाइस, कोई डाउट नहीं होना चाहिए इसमें। तो ये दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग, आंसर इज ओवरकास्ट क्लाउड कंडीशन रिजल्ट इन डिक्रीज इन डे एंड नाइट टेम्परेचर, ये ठीक है, इसमें कोई ज्यादा वो नहीं है, पहला गलत हो गया तो दूसरा सही होगा। देन गाइज लीड एंड ग्रीहा, ये पुराना क्वेश्चन है, लीड एंड ग्रीहा, और अब ये अब मतलब नए जमाने में दोबारा आ सकता है क्योंकि काफी टाइम हो चुका है इस क्वेश्चन को आए हुए। ये गाइज बिल्डिंग रेटिंग्स होती है, उस समय न्यूज में था, बट अब ये स्टैटिक है। ओके, बिल्डिंग रेटिंग हो सकती है, तो बिल्डिंग रेटिंग है, आंसर इज 1 इज करेक्ट, तो 2 इज दिस, तो 2 एंड 4 में देखना है। देखो दीज आर नॉट इंडियन स्टैंडर्ड्स, अंडर फाइनल, यहां तक भी देता ना तो मान भी लेते, अंडर फाइनलाइजेशन ये बहुत ही ज्यादा गलत है, रेफर्स टू ग्लोबल स्टैंडर्ड्स, फिर अगेन देखो इश्यूज एनर्जी कंप्लायंस सर्टिफिकेट, मतलब समझ रहे हैं आप, आपको एनर्जी कंप्लायंस सर्टिफिकेट दे रहा है, हाँ एनर्जी कंप्लायंस, तो आंसर इज ए, 1 2 इज करेक्ट। रेफर्स टू ग्लोबल स्टैंडर्ड्स, इंडियन स्टैंडर्ड्स, लीड्स एंड ग्रीन बिल्डिंग रेटिंग सिस्टम, मतलब रेटिंग कर रहे हैं हम, रेटिंग इज नॉट स्टैंडर्ड्स। ओके, सो लीड एंड क्रिया क्या है, एक तो ग्रीन बिल्डिंग रेटिंग सिस्टम एंड इशू एनर्जी कंप्लायंस सर्टिफिकेट, मतलब सर्टिफिकेट देता है कि जिसने अच्छा फॉलो किया, जिसने अच्छा नहीं फॉलो किया, एक ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी है। सो उसके बारे में अगर आपने पढ़ा हो तो उसके बारे में आप पढ़िएगा, BEE, उसके बारे में थोड़ा सा एग्जाम में भी आ सकता है, वो रिसेंटली न्यूज में भी था। देन इंसोलेशन के बारे में पूछा है गाइस, इंसोलेशन क्या होता है, इट इज अ सोलर रेडिएशन दैट रीचेस द अर्थ सरफेस, सही है। इट इज अ मेजर ऑफ अमाउंट ऑफ सोलर एनर्जी रिसीव्ड, हाँ मतलब इसमें वो नहीं दिया, इसमें दे दिया रिसीव्ड पर स्क्वायर सेंटीमीटर पर मिनट, ये भी सही है। अमाउंट ऑफ सोलर एनर्जी एब्जॉर्ब बाय स्ट्रेटो, देखो यहाँ अर्थ सरफेस बोल रहा है, यहाँ स्ट्रेटोस्फेयर बोल रहा है, तो इन दोनों में, लेकिन ये दोनों स्टेटमेंट सिमिलर है, ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा, आंसर 1 2, बी विल बी द आंसर। ओके, इजी क्वेश्चन था, इंसोलेशन मतलब मैकेनिकल वालों को तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, मैकेनिकल का एक सब्जेक्ट होता है रिन्यूएबल एनर्जी, उसमें पढ़ लिया होगा इन्होंने। इंसोलेशन मतलब कितनी सोलर एनर्जी सरफेस पे गिर रही है, अर्थ सरफेस पे। सो पहला सोलर एनर्जी दैट रीचेस द अर्थ सरफेस एंड इट मेजर द अमाउंट ऑफ सोलर एनर्जी रिसीव पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट। ओके, देन ग्रीन हाउस गैस इज एनी गैस इन विच एनी गैस in which atmosphere, in the atmosphere, any gas in the atmosphere which absorbs and re-emits heat and thereby keeps the planet warmer, सही है, ग्रीन हाउस गैस वार्मर कर रहा है, कीप्स द प्लेनेट, ये एब्जॉर्ब हो रहा है, सब कुछ एकदम सही सही लग रहा है। वाटर वेपर इज वन ऑफ द ग्रीन हाउस गैस, या वाटर वेपर प्रेजेंट है, तो वन ऑफ द ग्रीन हाउस, तभी आपको जब बारिश होती है, बारिश के जस्ट बाद वाटर वेपर प्रेजेंट रहता है, मोर हीट एब्जॉर्ब करता है, तो उस समय गर्मी लगती है, बिकॉज वाटर वेपर इज ए ग्रीन हाउस गैस। सो आंसर विल बी बी, बिकॉज बिकॉज लगाइए, इट इज नॉट एक्सप्लेनिंग, बस 2 अलग अलग स्टेटमेंट्स है। ओके, नेक्स्ट, ओजोन लेयर के बारे में क्वेश्चन पूछा, देखो ओजोन पे बहुत क्वेश्चन आया, तो ओजोन को आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। एक्सेसिव रिलीज ऑफ क्लोरीन एंड ब्रोमीन इन एनवायरमेंट फ्रॉम मैन मेड सोर्स सच एज क्लोरोफॉर्म, और डिप्लीशन के बारे में पूछ रहा है, और क्लोरीन से डिप्लीशन होता है, दिस इज करेक्ट, फर्स्ट इज करेक्ट। ओके, डिप्लीशन किस किस कारणों से हो सकता है, ये सोचिएगा। अकरेंस ऑफ सर्टेन नेचुरल फिनोमिना सच एज सनस्पॉट्स, हो सकता है, चलो इनसे होता हो, सर्टेन नेचुरल फिनोमिना थोड़ा बहुत भी होता हो। डिग्रेडेशन ऑफ मटेरियल बाय यूवी रेडिएशन, अब मटेरियल का डिग्रेडेशन यूवी से ओजोन का लेना देना, मुझे ये थोड़ा सा डाउटफुल लग रहा है। मेजर वोल्केनो से हो सकता है कुछ हुआ हो, तो आंसर देखो 3 स्टेटमेंट सही है, एक को गलत करना है, तो किसको गलत करूंगा, इसको गलत करूंगा, 1 2 4 आंसर मार दूंगा सी। मतलब आप ये सोचिए कि ओजोन लेयर है तो क्लोरीन तो होगा ही, 1 तो होगा ही, और डिग्रेड, ये स्टेटमेंट है ही बेकार। ये तो ओजोन डिप्लीशन के बाद होता है कि जब यूवी रेडिएशन पास होती है तो बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होती है, हमने पहले लास्ट वीडियो में क्वेश्चन किया है इसके रिलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ह्यूमिडिटी, गाइस ह्यूमिडिटी क्या होता है, ह्यूमिडिटी 2 तरह की होती है, एक होती है रिलेटिव ह्यूमिडिटी, जिसको हम परसेंटेज में नापते हैं, 75%, 50%। एक होती है एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी, जिसमें हम अमाउंट ऑफ वाटर वेपर निकालते हैं पर केजी ऑफ ड्राई एयर। ओके, ये हम परसेंटेज में, रिलेटिव ह्यूमिडिटी को हम परसेंटेज में कैलकुलेट करते हैं कि कितने परसेंट रिलेटिव ह्यूमिडिटी है। इट मींस
100% एयर सेचुरेट हो सकती है, बट उसके कंपैरिजन में एयर अभी कितनी अनसेचुरेटेड है। गेटिंग माई पॉइंट? मान लो एयर अभी 100% वाटर ले सकती है, अभी मैं कह रहा हूँ 50% रिलेटिव ह्यूमिडिटी, इट मीन्स 50% एयर इज स्टिल ड्राई, 50% ही अपनी मैक्सिमम कंटेंट के वो वाटर वेपर को कंटेन कर रही है। गेटिंग माई पॉइंट? तो सेचुरेशन से कितना दूर है, दैट इज रिलेटिव ह्यूमिडिटी। एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी इज अमाउंट ऑफ वाटर वेपर पर केजी ऑफ ड्राई एयर। ओके, ये थोड़ा सा कंसेप्ट है। तो एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी इज अमाउंट ऑफ वाटर वेपर पर यूनिट वॉल्यूम, लगभग सही सही लग रहा है। हाइग्रोमीटर इज यूज्ड टू मेजर रिलेटिव ह्यूमिडिटी, ठीक है। देखो अभी मुझे नहीं पता, मैं अभी गलती ढूंढ रहा हूँ। ड्यू पॉइंट इज अ टेम्परेचर एट विच रिलेटिव ह्यूमिडिटी 75%। देखो ड्यू पॉइंट अलग पॉइंट होता है, इससे रिलेटिव ह्यूमिडिटी 75 को कोई लेना देना नहीं है। ओके, तो 3 को कट कर दीजिए, ये आंसर हो जाएगा। 3 आप एलिमिनेट कर देते तो आपका आंसर हो जाता। समझ गए? इजी क्वेश्चन। देखो ड्यू पॉइंट एक वैसा नहीं है। ड्यू पॉइंट इज ए टेम्परेचर एट विच अ सैंपल ऑफ एयर, उसकी रिलेटिव ह्यूमिडिटी विल बी 100% और वो पानी छोड़ देगा। गेटिंग माई पॉइंट? मतलब क्या है, इसको अगर सोचें, हम किसी का टेम्परेचर कम कर रहे हैं, कम कर रहे हैं, कम कर रहे हैं, और जब जिस पॉइंट पे आके, अब देखो थोड़ा सा मैं आपको बता ही देता हूँ। ये एक साइकोमेट्री चार्ट होता है, ये मैकेनिकल वाले पढ़ते हैं। देखो क्या होता है, मान लो ये कोई कंडीशन है, इधर होता है ओमेगा एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी, इधर होता है टेम्परेचर। ओके, ग्राफ है ये, दिस इज ग्राफ, दिस इज 100% आर एच लाइन, आर एच कर्व, ये दिस इज 100% आर एच। अब कोई किसी कंडीशन में है, इसका टेम्परेचर टी है, ओमेगा इसकी एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी, इसको हमने ठंडा किया, दिस डायरेक्शन में टेम्परेचर कम हो रहा है क्योंकि इस डायरेक्शन में इंक्रीज हो रहा है। इसको हमने ठंडा किया, ठंडा किया, ठंडा किया, ये एक पॉइंट आया, यहाँ पे जब हमने ड्रॉप किया, दिस इज ड्यू पॉइंट। ओके, सो इट इज द पॉइंट एट विच रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज 100%। ओके, जहां से वो वाटर देने लग जाता है, ये समझ लीजिए। इसको हम कूल करेंगे, कांस्टेंट प्रेशर पे कूल करेंगे, ऐसा पॉइंट आएगा जहां से पानी फर्स्ट टाइम आने लग जाएगा, पानी आने लग जाएगा, क्योंकि 100% से ज्यादा जाओगे तो वाटर आ जाएगा, क्योंकि इसके इसके इधर वाटर है, इस कर्व के इधर पर। ठीक है, ये सेचुरेशन लाइन है, तो सेचुरेशन लाइन के इधर जाओगे तो वाटर है, तो उस वाटर आने लग जाएगा ड्यू पॉइंट के आते ही, कंडेंसेशन हो जाएगा, कहने का पॉइंट ये है। तो 1 2 इज द आंसर। थोड़ा लंबा हो गया। कार्बन फुटप्रिंट क्या होता है गाइस? कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज इन द एटमॉस्फेयर इज अ रिजल्ट ऑफ एक्टिविटीज ऑफ इंडिविजुअल। हाँ, कार्बन फुटप्रिंट वही होता है, कितना कार्बन डाइऑक्साइड, ग्रीन हाउस गैस एमिटेड नहीं। कार्बन है तो ग्रीन हाउस गैस तो और भी होती है ना, सिर्फ कार्बन थोड़ी हुई। कार्बन एमिशन रिलेटेड बर्निंग ऑफ जेट फ्यूल, सिर्फ जेट फ्यूल थोड़ी, और भी ह्यूमन एक्टिविटीज, दिस इज ब्रॉडर टर्म एक्टिविटीज। इंक्रीज इन कार्बन कंटेंट ऑफ एटमॉस्फेयर, डिफाइलिंग ऑफ ट्रीज नहीं, ये तो फर्जी। तो आंसर इज ए, इजी क्वेश्चन। नंबरिंग गलत हो गई है, दिस इज 8th क्वेश्चन। ओके, देन ओजोन layer present in atmosphere protects life on earth by not permitting harmful radiation present in the sunlight to penetrate through it. Ozone layer is formed by, ozone layer कैसे बनता है? So ये तो थोड़ा सा मतलब मैं ये कहूँगा कि अच्छा क्वेश्चन है, बिकॉज इसमें थोड़ी थोड़ी क्या कहते हैं उसे, केमिस्ट्री भी है और इन्वायरमेंट से रिलेटेड भी है, तो ये टफ क्वेश्चन है। ओके, सो इसका आंसर जान लेते हैं कैसे बनता है। सो पहला कह रहा है क्लोरो CFCs ऑन ऑक्सीजन, ये कह रहा है ओजोन लेयर प्रेजेंट protects life by not permitting harmful radiation present in sunlight to penetrate. Ozone layer is formed by the reaction of, देखो क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये तो फर्जी लग रहा है मुझे। पहला पहला तो गलती, देखो बाकी सब में ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन हो रही है। क्लोरीन, देखो क्लोरीन तो उसको डिप्लीट करता है, तो फॉर्मेशन कैसे करेगा? फिर क्लोरीन नाइट्रेट, ये भी फर्जी है। तो बचा का है एक ही आंसर, सी। तो यूवी रेज जो होती है ना, वो इन्वॉल्व होती है फॉर्मेशन के लिए, वो उसको ब्रेक भी करती है और फॉर्म भी करती है, लेकिन रेट ऑफ फॉर्मेशन इज मोर। ओके, सो वो जब ऑक्सीजन मॉलिक्यूल पे ये O2 को पे जब यूवी रेस पड़ती है, यूवी, तो क्या होता है, ये ओ ओ में टूट जाता है, ओ दो ओ अलग अलग हो जाते हैं, और फिर जब O2 के साथ ये ओ मिल जाता है और ये O3 बना देते हैं। गेटिंग माय पॉइंट? नेसेंट ऑक्सीजन बचता है, and एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल रिलीज होता है एक सिंगल, और वो फिर O2 के साथ कंबाइन करके O3 बनाता है। ओके, देखो ये क्वेश्चन याद कर लो, इसमें कोई लॉजिक नहीं है। बाकी देखो, ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट निकोलस स्टर्न, ये एक इंप्रेसिव एनालिसिस दिया था 2006 में, किस चीज के लिए दिया होगा? ओजोन की बात उससे पहले से हो रही है। ठीक है, रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज बहुत पुरानी बात, डिफोरेस्टेशन पे तो क्यों ही देगा। इन दोनों में बचा, और
मोस्ट हीटेड टॉपिक क्या है? क्लाइमेट चेंज। तो तुक्का मारने का एक तरीका है, बट बाकी आप कुछ भी मार सकते थे। ओके, देन वो चैप्टर खत्म हो गया। हम नेक्स्ट चैप्टर भी इसी वीडियो में कर लेते हैं, 2 वीडियो में खत्म कर देंगे बाकी पूरा एनवायरनमेंट। तो इसमें हम इन्वायरमेंट डिग्रेडेशन एंड कंजर्वेशन एंड ईआईए सब सब डिस्कस कर देंगे। देखो, स्लज प्रोसेस, एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस। देखो, अगर आप सोचो इस क्वेश्चन को, तुक्का देखो 1 2 3 जनरली सही होता है, बट बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट इज एनहांस्ड बिकॉज शॉक फॉर्म, बिकॉज जनरली एलिमिनेटेड, दीज आर एक्सट्रीम वर्ड्स। इसको आप कट कर सकते हैं, 1 2 मार सकते थे। मैं मतलब तुक्का मारने के तरीके, देखो 2 तो सही है, स्किल्ड है, कोई अच्छा प्रोसेस एक्टिवेट, तो स्किल्ड तो चाहिए ही होगा। ठीक है, और 1 2 3 जनरली ईएसी में सही होता है, सीएससी में बहुत रेयर चांसेस होते हैं, तो ये सीएससी टाइप के क्वेश्चन है, तो हो सकता है कि सही ना हो। ओके, देखो, इंडस्ट्रीज प्रेफर एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस एट as it requires less space, does not produce obnoxious odors, requires less time for wastewater treatment to trickling filter। ठीक है, अच्छा डेफिनेशन बताया, ये भी सही है। तो आंसर क्या हो गया? ए। इसको याद कर लीजिए, एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस क्या होता है। ओके, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट के लिए, और सॉलिड लिक्विड सेपरेशन। कुछ कुछ मतलब इसके अंदर होता है, वो टेक्निकल में जाने की जरूरत नहीं है, एक ही बार आया, दोबारा आया भी नहीं है। देखो, सैनिटरी एंड म्युनिसिपल फिल्स है, देखो ये इजीएस्ट क्वेश्चन है। एंड वेस्ट हीप्स आर अनअवॉइडेबल हजार्डस, मतलब हजार्डस होते हैं म्युनिसिपैलिटी फिल्स, वेस्ट हीप्स। क्यों? क्योंकि देखो, अब आप एलिमिनेट करना, पता नहीं मुझे लीचेट्स क्या होता है, एलिमिनेटिंग गैसेस, हाँ गैसेस एलिमिनेट हो सकती है, वो हार्मफुल होगा, हो सकता है। रोडेंट्स एंड वांडरिंग, अरे चूहे, चूहे तो हमारे घर में होते हैं, वहां पे चूहे नहीं होंगे तो और कहाँ पे होंगे? रोडेंट्स, एनिमल्स, कुत्ते वगैरह, एनिमल्स वगैरह, डॉग्स, तो ये तो आंसर में नहीं होगा, थर्ड तो नहीं होगा, थर्ड नहीं होगा। 1 सही हो गया हमारा, 1 सही हो गया, और 2 भी मुझे लग रहा है गैसेस, तो 1 2 का एक ही है। 4 भी देख लेते हैं। ऑटोमोबाइल वर्कशॉप दैट सीम टू हैव एन एफिनिटी टू सच नेबरहुड्स, तो उससे हजार्डस क्या है? मतलब वर्कशॉप बन गई तो वहीं वेस्ट एरिया में ही उनका वेस्ट निकलेगा, उल्टा उल्टा बेटर है मेन सिटी के अंदर आने से। तो 1 2 इज द करेक्ट आंसर, दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रैक्टिसेस आर एडॉप्टेड फॉर रिवर बेसिन वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट। देखो, वाटर रिसोर्स को मैनेज करना है, और डिफॉरेस्टेशन, मतलब डिफॉरेस्टेशन को हम कभी अडॉप्ट करेंगे किसी भी काम के लिए। तो 4 को काटिए, 1 2 3 इज द आंसर, डी। कोई मतलब थोड़ा सा दिमाग लगाओगे ऐसे ही हो जाएगा। देखो, सॉइल कंजर्वेशन करेंगे, फ्लड प्रोन एरियाज में सॉइल एंड लैंड यूसेज सर्वेज करेंगे। शिफ्टिंग कल्टीवेशन क्या होता है गाइस? यहाँ पे आज कल्टीवेशन करी, फिर उसको बर्न कर दिया, फिर यहाँ पे स्टार्ट कर दिया, इसको छोड़ दिया। तो शिफ्टिंग कंडीशन के अंदर लैंड खराब होती जाती है, शिफ्टिंग कंडीशन इज बैड फॉर एग्रीकल्चर एंड लैंड। ओके, सो रिफॉरेस्टेशन वगैरह, सॉइल लैंड सर्वेज कंजर्वेशन, ये सब अच्छी चीजें हैं। तो डिफॉरेस्टेशन ये नेगेटिव है, नेगेटिव को हटाया, 1 2 3 इज द आंसर। देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रिंसिपल ऑफ सीरीज। देखो, सीरीज एक इन्वायरमेंटल प्रिंसिपल्स है जो रिस्क को कम करता है, दैट मिनिमाइज रिस्क, रिस्क से रिलेटेड है। अगर नेक्स्ट टाइम क्वेश्चन आएगा तो सीरीज किससे रिलेटेड है? रिस्क टू इन्वायरमेंट एंड सस्टेनेबल यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज को प्रमोट करता है। मिनिमाइज मतलब मिनिमाइज रिस्क टू इन्वायरमेंट और सस्टेनेबल सस्टेनेबल यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, इसको प्रमोट करता है। अब देखो, इसमें कंट्रोल्ड प्रोडक्शन, एनर्जी कंजर्वेशन तो होगा, ये आंसर नहीं। इन्फॉर्मिंग द पब्लिक, पब्लिक इन्फॉर्मेशन इज ऑल्सो रिस्क कम करने के लिए होगा। प्रोटेक्शन ऑफ बायोस्फीयर, ये तो होना ही चाहिए, मतलब ये तीनों सीरीज प्रिंसिपल में होने ही चाहिए। आंसर क्या है? कंट्रोल प्रोडक्शन थोड़ी अजीब सी बात हो गई है। ठीक है, बाकी इसके 10 प्रिंसिपल हैं सीरीज के, 10, वो अलग से आप पढ़ सकते हैं जब आपको टाइम मिले। कुछ कुछ 3 तो यही हो गए, एनर्जी कंजर्वेशन, इंफॉर्मेशन, इन्फॉर्मिंग द पब्लिक, प्रोटेक्शन टू द बायोस्फीयर। से थोड़ा बहुत पढ़ा है मैंने, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट, वही इन्वायरमेंटल रिस्टोरेशन, और क्या हो सकता है? सस्टेनेबल यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, रिस्क रिडक्शन, एनर्जी कंजर्वेशन, ये सब कुछ कुछ पॉइंट्स होंगे, आप लोग देख लीजिएगा। देन फिफ्थ, कंसिडर द फॉलोइंग फैक्टर रिगार्डिंग इवोल्यूशन ऑफ एनर्जी इंटेंसिटी। एनर्जी इंटेंसिटी का कुछ इवोल्यूशन देखो, डीमेटेरियलाइजेशन, फ्यूल यूज इंटेंसिटी, देखो रिसाइकलिंग तो हो गई, फ्यूल यूज, उसको भी फ्यूल यूज को भी बेटर करना है,
फ्यूल यूज भी बढ़िया है, और डीमेटेरियलाइजेशन में तीनों पॉजिटिव वर्ड लग रहे हैं। आंसर क्या हो जाएगा? ए। इजी था ना? देन अगर EIA is the study of probable changes in socio-economic and biophysical characteristic of environment that result in the following years। मतलब आप पढ़ लीजिए स्टेटमेंट, EIA की डेफिनेशन दे रखी है। ओके, EIA की एग्जैक्ट डेफिनेशन दे रखी है कि EIA एक स्टडी है जिससे सोशो इकोनॉमिक एंड बायोफिजिकल चेंज होगा इन्वायरमेंट में ड्यू टू प्रपोज्ड एक्शन। मतलब आपने कोई प्रोजेक्ट लाया, उसकी वजह से इन्वायरमेंट पे जो इम्पैक्ट होगा, इम्पैक्ट, उसको क्या कर रहे हैं? एसेस कर रहे हैं। असेसमेंट, नाम से ही लग रहा है, इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट। ठीक है, नेक्स्ट स्टेटमेंट, द पर्पस ऑफ एआई इज टू हेल्प डिजाइन प्रोजेक्ट्स विच डू नॉट डिस्टर्ब द क्वालिटी ऑफ एनवायरनमेंट। डू नॉट डिस्टर्ब, थोड़ा बहुत तो डिस्टर्बेंस होगा ही होगा, तो ये स्टेटमेंट गलत है। आंसर शुड बी सी। आप एक बार ऑफिशियल आंसर की इसकी चेक कीजिएगा, मेरे हिसाब से इसका आंसर सी होना चाहिए। ओके गाइस, EIA, देखो EIA में ये 4 ऑप्शन दिए हैं, आप ये सोचिएगा सबसे, आप पॉज करके सोचिएगा, सबसे पॉजिटिव, सबसे पॉजिटिव फ्यूचर नीड्स ऑफ सोसाइटी, मतलब इम्पैक्ट असेसमेंट, फ्यूचर इन्वायरमेंट के इम्पैक्ट को स्टडी करना है, उससे फ्यूचर नीड्स नहीं, स्मूथ इम्प्लीमेंटेशन नहीं, ये तो स्मूथ तो कभी होता ही नहीं, इसकी वजह से तो नॉन स्मूथ हो जाता है, कई प्रोजेक्ट रुक जाते हैं, स्टॉल हो जाते हैं। एक बहुत ही फेमस कोरिया का प्रोजेक्ट था, वो स्टॉल हो गया था। यहाँ वेस्टर्न घाट्स की साइड एक प्रोजेक्ट था, वेस्टर्न ईस्टर्न कहीं पे, मतलब था माइंस के लिए, माइंस से रिलेटेड। कोप विद रैपिड इंक्रीज इन पॉपुलेशन, पॉपुलेशन से क्या लेना देना, रिसोर्स कंजर्वेशन, रिसोर्स कंजर्वेशन करना है। सो यहीं पे हमारे गाइज, आज मैं यहीं एंड करता हूँ। देन नेक्स्ट में एक वीडियो और लगेगी और पूरा एनवायरनमेंट का PYQ खत्म हो जाएगा। 1.5 घंटे आपको देने होंगे टोटल मिला के, और इससे बाहर एनवायरनमेंट, मतलब इससे बाहर आ सकता है ऑब्वियसली, बट PYQ कवर करने के लिए ये इजीएस्ट वे था, मुझे लगा आप लोगों के लिए हेल्प करनी चाहिए। थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब करिए गाइज, शेयर करिएगा प्लीज। थोड़ा सा पेन आप भी लीजिए, मैं ले रहा हूँ थोड़ा पेन, आप लोग भी एक पेन लीजिए। फ्री में चैनल सब्सक्रिप्शन होता है, किसी के भी अपने दोस्त के फोन से ला भाई एक सब्सक्रिप्शन करना है, लेके कर दीजिए। 20-30 सब्सक्रिप्शन तो हर स्टूडेंट दे सकता है मुझे आराम से। सो दैट, डू दैट ऑल्सो फॉर जस्ट हेल्पिंग अस। थैंक यू।